जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग में स्वागत है। देखेंगे कि हम लोग जो सीरीज चल रहा है पवित्र गंगा जी की धारा, अगर आप ये एपिसोड, जी हाँ, ये प्लेलिस्ट अगर देख लेते हैं तो आप सीडीपी में 30 के स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम चाहते हैं तो रिटन फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करा सकते थे, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रामबाण प्रीवियस पेपर होता है। यही आपका पैटर्न और यही पूछता है। लगभग आपको बता दें कि सीटेट या किसी भी एग्जाम में लगभग 90 से 80% जो कवर करता है वो प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन होता है। या तो समझिए सेम क्वेश्चन आएगा या तो उसे थोड़ा घुमा फिरा कर प्रश्न बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला सीटेट पेपर 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी इसका मेन पेपर है। और मान के चलिए सीडीपी मैथ और ईवीएस ये बाइलिंगुअल होता है। तो चलिए हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो जो हमारा डेट है 5 जनवरी 2022 का, सीटेट दिसंबर 2021 हुआ था, वो अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। तो 5 जनवरी 2022 का हुआ था, उसका हम सीडीपी कराने वाले हैं। तो इससे आपको पवित्र गंगा जी का अगर प्ले लिस्ट देखते हैं तो आपको सीडीपी का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो जरूर इसको देखिए और आपको देखना चाहिए। चलिए एक एक बात को हम व्याख्या करेंगे और समझते चलेंगे और स्पष्ट कर दें कि हम बाइलिंगुअल प्रश्न लेकर चलते हैं। ये ऑफिशियली क्वेश्चन है और साथ बाइलिंगुअल चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और अधिकतर हम हिंदी कवर करते हैं। जरूरी पड़ने पर हम इंग्लिश का भी यूज करेंगे। तो आप लोग स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, तो ज़रूर देखें और साथ में कवर करते रहिए। चलिए सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस प्रश्न से हमेशा प्रश्न बनता है, जी हाँ, 100% एक सीडीपी प्रश्न बनता ही बनता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये सीडीपी में है या किसी भी लैंग्वेज में, तीनों में से पांचों जो इतना लेते हैं उसमें से आ सकता है। चलिए, 4 साल के एक राहुल है जो गुड़िया उपहार को मिलने पर, 4 साल के राहुल को, जैसे कि राहुल लड़का है उसको गुड़िया उपहार दिया गया, तो उसने सोचा कि मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। देखिए, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, ये मतलब पूर्वजों का दिन है। मान के चलिए पीढ़ी दर पीढ़ी कहते आ रहा है कि लड़का गुड़िया से नहीं खेलता है। अगर देखिए तो अगर पूर्वज से है तो ये रूढ़िगत हुआ, तो जेंडर रूढ़िवादिता हुआ। देख सकते हैं कि जेंडर पक्षपात भी ऑप्शन में है, ये जेंडर बायस भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब एक को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि संगीत गाने के लिए सिर्फ लड़कियों के लिए जाना स्टेज पे, लड़कों को नहीं सहभागिता देना, तो वहाँ क्या हो, पक्षपात करना, किसी को विशेष दर्जा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है जो हमारे पूर्वजों कर रहा है, इसलिए जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता था। थर्ड इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न है, अब देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहा कि सीखने के आकलन के बजाय, देखिए सीखने के आकलन, यहाँ एक समझिएगा कि सीखने के आकलन है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और यहाँ देखिए सीखने के लिए है माने असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जैसा ही असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये क्या होता है कि क्रमबद्ध होता है। जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों का जो कमी है, कैसे सीखता है, और बीच बीच में कुछ प्रश्न करना, कुछ पूछना, तो वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अब फॉर्मेटिव, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मानिए ये है जो पढ़ाई के साथ चलता रहता है, और ये क्या होता है कि साल भर में चलता है। तो आप मानिए कि एक सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो देख सकते हैं कि मान के चलिए बेहतर करने के लिए क्या शिक्षा केवल की बात है तो नेगेटिव है, गलत है। अब सीधे निर्देश की विधि का देखिए, निर्देश की विधि कोई डायरेक्शन के नहीं करेंगे, और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा नहीं देना है। अब देखिए ध्यान से, इसमें शिक्षक अधिगम की दैनिक प्रक्रिया को आकलन को शामिल करना है। शिक्षक अधिगम को दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना। आप देख सकते हैं इसका अंग्रेजी देख लीजिए और इसमें आपको और समझ में आ जाए। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट। तो जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बेहतर होता है, तो आप लेके चलेंगे, और राइट आंसर इसका सेकेंड है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है, सो देखेंगे, कह रहा कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों को समालोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष, मान के चलिए कभी भी हुआ होगा 2007 में, तो वो एक ही बार बता देगा। त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री, तो तुरंत बता देगा। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों, ये आसानी से प्रश्न है और इसको बता, इसमें किसी तरह का थिंकिंग नहीं है। जो पहले से जानता है, जो फैक्ट है, वो उसका उत्तर देना है। तो बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए प्रयोग। अब देखिए, अब मान के चलिए जरूरी बता दिया, अब सिद्ध करने के लिए आपको प्रयोग करना है, तो आप जरूर बहुत सारा थिंकिंग करेंगे, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। तो देख सकते हैं कि आपका क्या करना है कि हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए बच्चों का ऐसा प्रश्न देना जिस पे सोच विचार रख सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न बनता है और इसी तरह का बनता है, इसमें थोड़ा भी घुमा फिरा नहीं होता। बस अब 2 चीज़ समझ गए तो समझ गए। अब कह रहा है क्या, सो देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। कौन,
देखिए स्कूल है छात्रों को ज़रूरत के अनुसार पूरा करता है। मान के चलिए कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बना दे जिसमें जो डिसेबिलिटी है तो उसको पहुंच योग्य नहीं है, तुमको ऐसा सुविधा बनाना है, स्कूल बनाएंगे। कौन बनाएंगे? स्कूल में विद्यालय आता है, विद्यालय है, टीचर है, ये सब क्या है? छात्रों की ज़रूरत के अनुसार हमको उस परिवर्तन लाना है, यानी संयोजन करना है, यथोचित संयोजन करना है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब कह रहा है कि वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने, देखिए जैसा ही पढ़ने की बात है और समझने की बात है तो चुनौती कर रहे थे, डिसलेक्सिया हो, क्या पठन वैकल्य होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है? डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया। तो चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सुविधा विहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की कमजोरी को सबके सामने, देखिए कमजोरी कभी भी बच्चों का हमको इग्नोर इस तरह से नहीं उजागर करना है जिसको उसको हीन भावना हो जाए। और प्रश्न देखिए उसमें कह रहा है कि इन छात्रों के एक अलग संख्या में, देखिए अलग कभी भी सेपरेट या अलग क्लास में नहीं करना है, उसको जनरल बच्चों के साथ पढ़ाना है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए, जब भी वो फ्लेक्सिबल हो और लचीलापन हो। तो इसका राइट आंसर देखेंगे कि सभी छात्रों में अपनापन की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको समाहित करना है। इस प्रश्न में हमेशा ध्यान रखते चलिएगा, इस प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं करने चाहिए, है ना? विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। देखिए सामग्री का प्रस्तुतिकरण ये जरूर करनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण करना है। संचार और व्यक्ति को ध्यान देना है। सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों को रूढ़िवादिता की जैसा ही बात है तो रूढ़िवादिता हमको नहीं दिखाना है। लड़का लड़की हो तुम पढ़ नहीं सकते हो, इस तरह से कुछ भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसका। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा देखिए, बाई मिस्टेक कुछ अलग भी पढ़ा सकता है लेकिन अपना से भी समझ आइएगा। ये ऑफिशियली आंसर है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर यही है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नहीं की बात है, नेगेटिव खोजना है। तो उपयुक्त इमारती ढांचा, देखिए उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए, जो बच्चों की ज़रूरत है उसी तरह का माने बिल्डिंग बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक होना चाहिए, है ना? प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, जी हाँ ये सही है। उपयुक्त तकनीकी सुविधा का उपयोग किया जाना चाहिए। अनिवार्य विशेष शिक्षा, देखिए अनिवार्य विशेष शिक्षा का हमको कोई भी नहीं है कि सब बच्चों का जरूरी नहीं कि अनिवार्य करना है। जब भी करना है कंपल्सरी एजुकेशन क्यों करना चाहिए? कोई भी नहीं करना है, क्योंकि सभी बच्चों को सीखने के स्तर, उसका समझने के स्तर अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर जो है अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात है। तो यह देख सकते हैं नहीं क्या ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह सीखते हैं। देखिए बच्चे पढ़कर सीखते जरूर है, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो राइट चारों का चारों है, तो इस तरह से इसमें देखने वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये कथन और निष्कर्ष पे या तर्क पे है। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। जी जरूर दिया जाना चाहिए, इस वही बात है। अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ये राइट है, दोनों का दोनों राइट है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कहा कि एक शिक्षक है ना, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, अस्पष्ट, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, अत्यंत जटिल भी की बात नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं चाहिए, अर्थहीन भी नहीं होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। हमारी पढ़ाई सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। जी हाँ, सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से उपयुक्त होना चाहिए, जो जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। देखिए निराशा की बात है, नेगेटिव बात है। अभी सारी चिंता नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए तो अब सारी चिंता न हो जाए, मतलब सृजनात्मक थिंकिंग जिसमें आ सके, क्रिटिकल थिंकिंग आ सकते, तो अब सारी उत्तर होना चाहिए, है ना, ओपन एंडेड आंसर होना चाहिए। मात्र रटन, देखिए रटने की कोई बात नहीं है, जब भी होना चाहिए तो अब सारी सोच होना चाहिए। तो अब सारी सोच अब देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की गई है, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आप आसानी से छांट सकते हैं, क्योंकि उसका जो टैग वर्ड है उसे आप
कवर कर सकते हैं। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार देखिए, समकालीन जो वर्तमान में चल रहा है, सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है, डैश गतिविधि है। तो कह रहा है यांत्रिक, देखिए मैकेनिकल गतिविधि नहीं है, गलत बात है। व्यवहारवादी भी नहीं है कि कुछ हम देकर, पुरस्कार देकर, पुनर्बलन देकर, क्या है कि ये स्किनर से क्या है, व्यवहारवादी की तरह आते। पावलोव क्या है, व्यवहारवादी कहते हैं। तो उस सब का अभी का जरूरी नहीं है। देखिए निष्क्रिय की बात भी नहीं। जब अभी का जो सीखने का स्तर है वो सामाजिक है, सोशल है, जिसमें वाइगोस्की जी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और इस ऐसा प्रश्न हमेशा दो प्रश्न पूछा ही जा रहा है अभी। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ, सही है। कहा कि समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है। सुना चाहते हैं कि जैसा ही पॉजिटिव बात आए, और यहाँ प्रश्न पूछा है उसी से समस्या समाधान से ही जुड़ा है, तो पॉजिटिव पूछ लिया तो दोनों का दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। आर कौन है, ये तर्क है, कारण है, और ये अभिकथन है। तो ये व्याख्या कर रहा है क्यों माने रणनीति की सुविधा प्रदान करना चाहिए, तो इसलिए समालोचनात्मक थिंकिंग बढ़ती है, सुधार होता है। तो इसलिए राइट आंसर 1 हुआ। चलिए, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। जो भ्रांतियां निर्मित करना, ये एक तरह से यहाँ गलत है। करा कि पहचानना, क्या है, छात्रों के बीच जो भ्रांतियां को महत्वपूर्ण है, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। देखिए जब भी है तो इसको अंग्रेजी देख लीजिए, आइडेंटिफाई, मान के चलिए कुछ भी भ्रांतियां है तो उसमें हमको क्या होता है कि छांटने में बच्चा कैसे सीखता है, ये सभी जानने की कोशिश मिलती है। इसको हमको इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है, इग्नोर नहीं करना, ना प्रमोट करना। जब भी करना उसको पहचानना है कि आखिर बच्चा गलती क्या कर रहा है, तो ये पहचानने में काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न सब इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात नहीं है। छात्रों में भय का भाव, देखिए भय का भाव है ना, कब हो सकता है, अधिगम काफ़ी सुधार करता है। देखिए भय की भाव सुधार नहीं करता है, गलत बात है। अधिगम के लिए आवश्यक है। देखिए भय जरूरी नहीं है कि अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अधिगम पे तो प्रभाव पड़ता है, अगर कुछ डांटते उठते हैं, उसका भय है तो उसका प्रभाव तो नेगेटिव पड़ेगा ही, अधिगम के लिए हानिकारक है। देखिए जब भय की बात आए, जब छात्रों में भय का भाव जब आ जाएगा तो वो पढ़ेगा नहीं, उसका लर्निंग जो होगा, प्रोग्रेस बढ़ेगा नहीं। तो हो सकता है इसका राइट आंसर है, देख सकते हैं कि फियर क्या है कि उसका नेगेटिव है, तो अधिगम के लिए हानिकारक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए इस तरह से कैसे पूछा जा रहा है, आखिर में प्रश्नों का समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है। देखिए महारत हासिल करने के लिए तो प्रसिद्धि की चाह की बात नहीं है, धन की चाह के लिए नहीं बच्चा पढ़ सकता, सत्ता की चाह के लिए वो महारत हासिल नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, योग्यता की चाह रखेगा कि हमको ये करना है, पढ़ना है बहुत, जैसे कि देख सकते हैं अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस। तो इसका राइट आंसर है मोटिवेशन जो है, बच्चा खुद चाहेंगे तो मास्टरी लर्निंग कर सकते हैं। तो ये योग्यता की चाह होना चाहिए। प्रसिद्धि फेमस होने के लिए थोड़े वक्त के लिए हो सकता है, धन की चाह में ज़्यादा लंबा टिक नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए अर्थपूर्ण करना है, छात्रों के बीच सहयोगी, और देखिए सहयोग ठीक लिखा लेकिन हतोत्साहित करना, डिस्करेजमेंट, ये गलत हो गया। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं कराना है, जब भी करना फ्लेक्सिबल, क्योंकि हर का बच्चा का अलग अलग सोचने का स्तर, समझने का स्तर रहता है, तो इससे कंपटीशन नहीं कराना है, रटने की बात ही नहीं है। और जब भी करना तो प्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो बहुत जरूरी है, देखिए जो बात है वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, किसी भी अवधारणा को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थपूर्ण के लिए। देखिए इसमें थर्ड प्रश्न भी पूछ लिया है, 3 प्रश्न पूछा है अभी कथन और कथन पे। चलिए क्या रसो देखेंगे कि बच्चे के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी अनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार है। अनुवांशिक बनावट पे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए अनुवांशिक कारक ही होता है। देखिए शारीरिक विकास में सिर्फ अनुवांशिक नहीं है, दोनों का दोनों नेगेटिव है और साथ में व्याख्या भी नहीं करता। तो देख सकते हैं कि यहाँ राइट आंसर क्या है, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए जब भी होता है तब वंशानुगत और वातावरण यानी इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का असर रहता है। चलते हैं अगला प्रश्न दिखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल है। फाइन मोटर स्किल है, तो दौड़ना क्या है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है। चलना भी, क्योंकि हम पैर से चलते हैं, हाथ से चलते हैं, सबका यूज करते हैं। कूदना भी एक तरह से पूरे बॉडी का हम यूज करते हैं। तो जब भी करते हैं घसीट कर लिखना, जैसे कि लिखने की बात है घसीट कर, तो ये क्या हम हाथ से यूज करते हैं, कुछ में ही कुछ लिखते हैं, तो ये फाइन मोटर है। तो लिखने की बात जब आ जाए तो ये सभी फाइन मोटर स्किल में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न में देखिए कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। देखिए मध्य बाल्यावस्था की बात कही, तो मध्य बाल्यावस्था कब है, तो मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच है। करा कि
एक बच्चा जो सामाजिक भूमिका नकल करने की बात जब आती है तो वो लगभग काल्पनिक खेल के दौरान, तो नकल की बात जब आती है तो 2 से 6 वर्ष के बीच होता है या उससे पहले होता है। तो इस तरह से ये मध्य बाल्य अवस्था में नहीं है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना, देखिए परिकल्पना कब कर सकता है, जब वो किशोरावस्था में होता है। ये मान के चलिए पियाजे के अनुसार है, पियाजे के अनुसार कितना उम्र के अनुसार ऊपर, 11 से ऊपर, तो 11 से ऊपर की बात, तो ये प्रश्न बना, तो ये भी इसके अनुसार गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए ऑप्शन, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल को दिखाना शुरू कर दिया, जैसे कि एक पेंसिल और एक अन्य वस्तु का, देखिए ये सब 2 से 6 वर्ष के बीच में आता है, तो ये राइट आंसर। स्थूल बड़े वस्तु का मतलब मूर्त अवस्था। तो चलिए अगला देखते हैं कि एक बच्चा जिसने नियमों को अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, तर्क का बात है, रीजनिंग करने की बात है, तो ये आपको मध्य बाल अवस्था में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह कि फिल्म और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर में उपयुक्त तरीकाओं के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में है, में डैश की भूमिका निभाती है। देखिए कह कि मीडिया है ना, मीडिया जो है अभी के विज्ञापन दिखाता है, फिल्म दिखाता है, तो उसमें क्या है कि ये द्वितीय कारक है, क्या है, द्वितीय भूमिका है, द्वितीय एजेंसी है, तो इसका राइट आंसर सेकेंड है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में देखिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष है, तो अमूर्त सोच 11 वर्ष ऊपर की है। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, देखिए दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता ये भी ऊपर की है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, जैसे निगमनात्मक सोच भी 11 वर्ष ऊपर की ही होती आती है। जब भी आती है तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की बात है, तो दिस एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो राइट आंसर सेकेंड है। चलिए करा कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। गतिशील होना चाहिए, जी हाँ, एक्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, देखिए अनम्य नहीं होना चाहिए, पहुंच योग्य होना चाहिए, तो ये गलत है। सहानुभूतिपूर्ण नहीं रखना है, यांत्रिक व्यवहार नहीं अपनाना है, तो जब भी गतिशील खुद रहना है, एक्टिव रहना है, और हमें लचीला लेके चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में क्या करा, सो देखिए कि लेव वाइगोस्की के विचार में करा कि संज्ञान, ये पियाजे सूर्य है, गलत हो गया। संज्ञान भाषा, देखिए ये भी गलत है। करा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और संज्ञानात्मक विकास भाषा का विकास संबंधित नहीं, देखिए भाषा का भी इंपॉर्टेंट दिया तो नहीं की बात है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इसका थर्ड इसका राइट आंसर है। चलिए इसका भी देखेंगे आखिर में क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सुगम बनाती है। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइगोस्की जी के सामाजिक संपर्क भी इंपॉर्टेंट है। देखिए संतुलन की बात आ गई है, तो संतुलन पियाजे से है, और पुरस्कार की बात है तो ये स्किनर से है। तो पुरस्कार और संतुलन की बात, देखिए संतुलन का इंग्लिश देख लीजिए आखिर में क्या कर रहा है, इक्विलिब्रेशन किन से संबंधित है, ये पियाजे से है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 इसका होगा। तो देख सकते हैं इसका थर्ड इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में करा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम किस तरह का होना चाहिए। देखिए शिक्षक और छात्रों में द्वारा सह निर्मित होना चाहिए, जी हाँ, दोनों का मिल के कोऑपरेट किया जाना चाहिए। देख सकते हैं कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों की उद्दीपन प्रतिक्रिया का स्टिमुलस बढ़ा देना, कुछ पैसे देकर, कुछ लोभ देकर, प्रलोभन देकर, तो इस तरह से हमको नहीं करना है। जब भी करना है तो पुरस्कार दंड की बात ही नहीं है, पूरी तरह से शिक्षक की बात नहीं है। जब यहाँ दोनों को सह निर्मित होना चाहिए, दोनों का जरूरी है एक्टिव रखना, तो यहाँ एक छात्रों का निष्क्रिय क्यों करना, सक्रिय करना है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि नैतिक विकास के सिद्धांत किस चरण में बच्चा दूसरे के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम को डर पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए दूसरे की इरादे की अपेक्षा करता है, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों डर पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए ये डर की बात है, देख सकते हैं कि डर की बात है, ध्यान केंद्रित करता था। सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डर की बात इसमें आ गई है, पर ध्यान केंद्रित करता तो गलत हो गया है, तो इसका राइट आंसर 1 ही है। और देख सकते हैं कि एक कानून की बात है, तो कानून की बात जो आती है तो सामाजिक नियम के अनुसार आता है। अच्छा लड़का लड़की, तो ये सेकेंड लेवल के अनुसार है। और सामाजिक अनुबंध ये है 5वां स्टेज में है। और सार्वभौमिक जो आता है 6ठा स्टेज में आता है। तो यहाँ डर की बात है तो सजा और आज्ञाकारिता भी विन्यास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर है ना, ये बहुत जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच के व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता है ना।
देखिए भाषा को उपयोग करने की क्षमताएं जो आती है भाषाई में आती हैं, प्रकृतिवादी में नहीं आती है। पेड़ पौधे के ये किसान होते हैं, स्थानिक स्पेशली वो होते हैं जो घर उर बनाने में, अंतर व्यक्ति वो होते हैं जो खुद से माने डिबेट करते हैं, खुद से बढ़ते हैं, खुद को समझते हैं। अंतर व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरे के भावों को समझ पाते हैं, तो वो लिंग्विस्टिक होंगे। देख सकते हैं लिंग्विस्टिक इसका राइट आंसर है, क्योंकि भाषा पे से बेहतर पकड़ है और इस तरह का नेता उता बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतिक कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? मतभेद को पूरा अब करा कि अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना चाहिए, ये भी सही है। मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, जरूरी है। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, जरूरी है। करा कि छात्रों में कमियों को पहचानें और ठीक करें। देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो देख सकते छात्रों में कमियों को पहचानें उन्हें ठीक करें। देखिए यहाँ आप कुछ देखा जा सकता है, तो देख सकते हैं इसका जो अंग्रेजी में आप देख लीजिए कि क्या है कि रिफ्लेक्ट वंस वर्बल्स नॉर्मल्स कम्युनिकेशन का यूज करना चाहिए, चित्र द्वारा मौखिक द्वारा यूज करना चाहिए, रिकॉग्नाइजिंग रिस्पेक्ट डिफरेंसेस का ध्यान रखना है। करा कि यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजी प्लान बनाना चाहिए। और करा कि आइडेंटिफाई डिफिसिट इन स्टूडेंट एंड करेक्ट देम, करा कि बच्चों की कमी को समझना, उसको दूर करना। तो यहाँ तो पॉजिटिव लग रहा है, फिर भी ऑफिशियली आंसर के अनुसार ये राइट आंसर इसका है। अब देखिए आपके समझने के अनुसार आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, इस पर आप जरूर बताएंगे, लेकिन ये फाइनली आंसर किन में यही दिया है और यही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इसमें बात नहीं किया गया है। सिर्फ छात्रों में, छात्रों बहुत सारे छात्र हैं तो एक ही रंग का नहीं बात करना, फिर भी देख लीजिएगा इस प्रश्न को। तो जैन साथियों उम्मीद करते हैं जरूर पसंद आएगा, और आपको पहले अगला हम स्क्रॉल कर देते हैं जिससे कि आप बाइलिंगुअल देख सकें। देखिए बाइलिंगुअल देखिएगा और आप स्किप करके जरूर वीडियो को समझने कीजिएगा। चलिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, और इस चीज़ को हम थोड़ा बेहतर समझाने की इसलिए कोशिश किए हैं कि आपको बाद में थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो, और उम्मीद करते हैं कि हमारे समझाने के तरीका को जरूर कुछ ना कुछ पसंद आएंगे और ज़रूर हेल्पफुल होंगे। फिर भी जो प्रश्न में डाउट है उसका ज़रूर आप लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है आप में उसमें सुधार भी हो सकता है। चलिए एक एक प्रश्न को आप लोग देखेंगे और समझने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। ये फाइनली आंसर के अनुसार है और जो ऑफिशियली सीटेट की वेबसाइट पर अपलोड है, और ये प्रश्न भी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया हुआ है फिर भी, और इसको कुछ गोपनीय की बात है इसलिए हम हाईलाइट उसको कर दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे ये इम्पोर्टेंट इतना है क्योंकि प्रीवियस पेपर ही इम्पोर्टेंट होता है, इस चीज़ को आप समझेंगे और आप देखेंगे। थोड़ा स्क्रॉल इसलिए कर देते हैं कि दोबारा लास्ट में प्रश्न का हल निकाल सके, स्किप करके वीडियो को पॉज करके। तो जैन साथियों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे, और लेकिन इस लास्ट वाले प्रश्न को जरूर चर्चा करें कि कौन प्रभावी नहीं है। तो जैन साथियों उम्मीद करते हैं, देखिए कमी को खाली ढूंढना आवश्यक नहीं है, और कमी को ढूंढना क्यों है, ज़रूरत को हमको पूरा करना है। तो जैन साथियों उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आए। जय हिंद, वंदे मातरम।